ये जो जमात इकट्ठी हुई है ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, वहां सरेआम हिंसा हुई, लगातार खून खराबा हो रहा है। इस पर भी इन सबकी बोलती बंद है। कांग्रेस के, लेफ्ट के अपने कार्यकर्ता वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। राजस्थान में बेटियों से अत्याचार हो या परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हो, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। परिवर्तन की बातें करके जनता से विश्वासघात करने वाले जब करोड़ों का शराब घोटाला करते हैं तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है। इनका कट्टर भ्रष्टाचार उन्हें तब दिखाई देना बंद हो जाता है जब देश की कोई एजेंसी इन पर कार्रवाई करती है तो उनका टैप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है, कुछ हुआ ही नहीं, सब साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। आप तमिलनाडु में देखिए, भ्रष्टाचार के घोटाले के अनेक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इनके कुनबे के सारे दलों ने पहले ही सबको क्लीन चिट दे दी है। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज दिल्ली में दिन भर जो कुछ हुआ उससे इतना तो अब तय मानिए कि दरअसल आज से ही चुनावी बिसात बिछ गई। कांग्रेस ने बेंगलौर में अपने 26 सहयोगियों के साथ मंत्रणा की और प्रधान सेवक साहब ने अपने 38 सहयोगियों के साथ दिल्ली में मंत्रणा की। उस दौरान जो भी भाषण हुआ उससे दो चीजें साफ साफ समझ में आई, सामने आई। पहली चीज तो ये सामने आई कि कर्नाटक चुनाव के बाद से अपने प्रधान सेवक साहब फ्रीज हो गए हैं। कर्नाटक चुनाव में जो जो बयानबाजी और जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिए, उसके बाद भी जब वो कर्नाटक का चुनाव हार गए, उसके बाद से जहां जहां भी वो भाषण दे रहे हैं, आज भी जो कुछ उन्होंने भाषण दिया है, जो कुछ भी किया, उससे लग रहा है कि कर्नाटक चुनावों से उन्होंने कोई नतीजा नहीं निकाला है। ये भी कह सकते हैं कि शायद उनको इससे इतर बोलना कुछ आता ही नहीं, उनका एजेंडा ही यही है, वही लगातार वो चीजें बोलते हैं। और कर्नाटक चुनाव में हुई हार ने यह तय कर दिया कि अब वो जो उनके बोलने का, भाषण का जो एजेंडा है वो अब शायद अपनी धार खो चुका है। उधर दूसरी तरफ बेंगलौर में जो बैठक हुई उसमें राहुल गांधी ने फिर एक बार बड़प्पन का परिचय दिया और 2-3-4 बातें उन्होंने खास कही जिन पर गौर करने वाली बात है। पहली चीज तो उन्होंने कही कि जो मतलब एक तरीके से उन्होंने कहा कि मैं कहीं पर किसी चीज का दावेदार नहीं, और मैं से मतलब उनका था कि कांग्रेस किसी चीज की दावेदार नहीं है। बेसिक चीज ये है कि सब लोगों को मिलकर के देश की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। और वो मुद्दे उसमें ऑलमोस्ट उन्होंने वही उठाए जो वो भारत यात्रा के समय उठाते थे। बेरोजगारी हुई, महंगाई हुई और ये सब जैसे जो आम जनता के हित के मुद्दे थे, वही मुद्दे वहाँ पर भी उठाए गए और ये तय किया गया कि इन्हीं मुद्दों को के सहारे हम लोग अपना चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ उस पूरे जो पूरा 26 दलों का जो वो है, एक पूरी मंडली है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, इस पर भी लंबी चर्चा हुई। वो धीरे धीरे कालांतर में बताई जाएगी। और सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात जो वहाँ पर ये हुई कि इस पूरे गठबंधन का नाम इंडिया दिया गया। इंडिया नाम अपने आप में ही तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत ही साइकोलॉजिकल मारक प्रभाव डालने वाला नाम है। हिंदुस्तान और इंडिया, इनका सबका ठेका उन लोगों ने ले रखा है, लेकिन इधर अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख करके इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों ने एक तरीके की साइकोलॉजिकल बढ़त जो है वो हासिल कर ली है एनडीए के ऊपर।
और उसमें भी और भी जो तमाम बातें उस दल में हुई जो वहाँ पर हुई, सबसे पहले अपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से बोलने का आग्रह किया गया। वो बात स्वाभाविक भी है, वो 26 दलों का जो संगठन है उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के मुखिया हैं, इस नाते सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोले, उसके बाद फिर ममता बनर्जी बोली, क्योंकि वो जितने भी लोग वहाँ थे उनमें सबसे सीनियर मोस्ट मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद फिर उद्धव ठाकरे साहब बोले। उद्धव ठाकरे को ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री कह के ही संबोधित किया, ये माना कि अभी भी मुख्यमंत्री हैं, और वैसे भी उद्धव ठाकरे को जो इतनी इंपॉर्टेंस देना है वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये तोड़ फोड़ वाली राजनीति है उससे जो लोग प्रभावित हुए हैं उसमें से उद्धव ठाकरे बड़ा नाम है, और ऐसे लोगों के प्रति जो संगठन है कांग्रेस का और 26 दलों का वो उसके प्रति ज़्यादा सहानुभूति है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मंशा भी रही होगी कि उद्धव ठाकरे अभी भी महाराष्ट्र में बड़ा नाम है और महाराष्ट्र को जिताने का काम उनके जिम्मे होगा, और वो जिता भी देंगे जैसे कि वहाँ से माहौल नजर आ रहा है। और बाकी फिर लास्ट में राहुल गांधी बोले और उन्होंने यही कहा कि हमारी कोई मंशा किसी किस्म की सरकार को लेकर के नहीं, हम ये चाहते हैं कि देश जिन मुद्दों से इस समय जूझ रहा है उन मुद्दों को हम कैसे उनसे लड़ करके चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। दूसरी तरफ अपने, जैसा मैंने कहा कि अपने प्रधान सेवक साहब रहे, उन्होंने उनके बाद जैसा मैंने कहा कि कर्नाटक चुनाव के बाद से अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, उसी तरीके की लच्छेदार बातें करते रहे, और जो सारे के सारे लोग थे उनको कोसते रहे, और उनके क्या नाम वंशवादी और भ्रष्टाचारी ये सब उनको बताते रहे। और मज़े की बात यह है कि जो उनकी 38 पार्टियों की जो लिस्ट लगी हुई थी उसमें तमाम तरीके के भ्रष्टाचारी वंशवादी सारे के सारे लोग मौजूद थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब ये तय कर लिया है कि वो उसकी, या ये कर लीजिए वो बेचारे मजबूर हो गए हैं कि अब उनको अपनी कथनी करने में फ़र्क महसूस भी नहीं होता। वो जहाँ पर उनको फ़ायदा होता है वहाँ वो कह देते हैं, जहाँ भी फ़ायदा नहीं होता वहाँ वो दूसरी तरीके की बातें करने लगते हैं, और इसमें उनको किसी तरीके का मतलब बोध नहीं कि वो उनकी क्या लोग उनके ऊपर हंसेंगे या नहीं हंसेंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ हताशा की भी परिचायक होती है, और हताशा तो सबसे बड़ी यही है कि अपने मोदी जी जो कहते थे कि हम एक अकेला सब पर भारी, वो बेचारे 38 लोगों के साथ लेके चल रहे हैं। जैसा मैंने शायद एक आध बार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कहीं ना कहीं अब अपने प्रधान सेवक साहब उस एजेंडे के पीछे चल पड़े हैं जो एजेंडा राहुल गांधी तय करते हैं। लेकिन बहरहाल अब ये तो समय है, अब ये चीज़ कितनी सफल होगी ये तो चुनाव के बाद ही पता चले। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें साफ साफ नज़र आने लगी हैं कि अपने प्रधान सेवक साहब के बोली में और भाषणों में कहीं से कोई वो नहीं रह गया है कि वो जो बोल रहे हैं या जो कह रहे हैं उस पर कोई मतलब तर्क हो या कोई ऐसा कुछ नहीं, वो बस किसी तरीके से चीज़ों को खींच रहे हैं। और वो जैसा मैंने बोला कि जब वो कह चुके थे कि एक अकेला सब प्रभारी, उसके बाद वो 38 पार्टियों के गठबंधन की बात कर रहे हैं। अब इससे समझा जा सकता है कि उनकी क्या हालत है, और कहीं ना कहीं वो जो 26 साइकोलॉजिकल वार लड़ने में दरअसल ईमानदारी की बात है कि बीजेपी जो है कहीं आगे है। जैसे वो लोगों की बदनामी कराती है, ये सब कराती है, वो एक तरीके से साइकोलॉजिकल वार ही है कि प्रेशर क्रिएट कर दो, या जैसे राहुल गांधी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर पहले उनकी बदनामी कराई, उसके बाद उनको मुकदमों में फंसाया, एक तरीके की साइकोलॉजिकल वार है। लेकिन आज जो हुआ, जो इस तरीके से नाम रख करके इंडिया नाम रख करके इंडिया वर्सेज इंडिया तक कर दिया गया, वो कहीं ना कहीं से एक साइकोलॉजिकल वार ही था, जिसमें अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो एनडीए के ऊपर भारी पड़ रहा है। और इंडिया एक ऐसा नाम है जिसको लेकर के आलोचना करना या निंदा करना बड़ा मुश्किल होगा। ये एक तरीके की बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल बढ़त जो है कांग्रेस और गठबंधन ने एनडीए के ऊपर हासिल की है, ये काबिल तारीफ है, ये मानना पड़ेगा। अब ये जिसका भी आइडिया हो मुझे नहीं मालूम। कुल मिला के जो चीज़ें जो जिस तरफ बढ़ती नज़र आ रही हैं वही आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अपने नरेंद्र मोदी साहब के पास जो है इसमें कोई शक नहीं है कि मुद्दों का पूरी तरीके से अभाव है, और साथ ही साथ उनके जो भाषण देने के जो विषय वस्तु है वो भी बहुत बासी पड़ गई है। वही भ्रष्टाचार, वही वंशवाद, वही सारी बातें, वही आँख नचा के कहना है कि वो सब भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, इसका कोई मतलब अब नहीं रह गया। बहरहाल अब उनके पास चूँकि यही है बोलने के लिए, वो करें तो क्या करें। और दूसरी तरफ जो 26 पार्टियों का गठबंधन है उसने केवल और केवल देश की बात की और उसको कैसे उसकी समस्याओं से निकाला जाए उसकी बात की। लेकिन अपने मोदी साहब ने जो भी किया वो लगातार अपने लोगों को, विरोधियों को, वो उनकी निंदा ही करते रहे, उनको गाली ही देते रहे, जबकि ये कहीं न कहीं उनकी हताशा को दर्शाता है कि उनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है। आज जो पूरा घटनाक्रम हुआ जिसमें एनडीए की बैठक हुई और सारी बातें हुई, उसमें कहीं भी प्रधान सेवक ने ये नहीं बताया कि उन्होंने 9 साल में क्या किया। वो लगातार फिर भी यही गिनाते रहे
कि वो कितने लोग वहाँ भ्रष्टाचारी हैं, कितने बेईमान हैं, कितने वंशवादी हैं, लेकिन उन्होंने 9 साल में क्या किया ये बताने की न उनको सुधाई और न उन्होंने बताया। शायद वो ये भी हो सकता है कि उनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन ये कह के मैं बात ख़त्म करूँगा कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें इंडिया बनाम एनडीए करके, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की बढ़त जो है कुल मिला के हासिल हो गई। और इसमें और अपने राहुल गांधी ने फिर एक बार बड़प्पन का परिचय दिया कि उनके केंद्र में देश पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। और अपने प्रधान सेवक ने जो भाषण दिया उससे साबित हो गया कि उनके केंद्र में सबसे पहले वो हैं और बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। देखिए अब चुनाव में ये दोनों ही विचारधाराएं टकराने जा रही हैं कि पहले मैं, और दूसरी विचारधारा ये है कि पहले देश। देखिए इस विचारधारा का क्या होता है। वैसे पूरा का पूरा चुनावी एजेंडा आज की तारीख में सेट हो गया है, इंडिया वर्सेस एनडीए। अब देखिए इस एजेंडे का क्या परिणाम निकलता है। अब आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।